हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम्पल 91 में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी 9th का अध्याय 4 हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। चैप्टर नंबर 4 है। जो हमारे भाई बहन नए साथी होंगे जो फर्स्ट चैप्टर से लेकर 3 चैप्टर तक नहीं देखेंगे, जाइए प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप लोग 1 से लेकर 3 तक चैप्टर को बढ़िया से देखिए, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 को देखिएगा। चलिए आज हम लोग संस्थाओं का कामकाज देखेंगे दोस्तों। चलिए परिचय पहले इसका देख लीजिए, क्या क्या इसमें हम लोग पढ़ेंगे। लोकतंत्र का मतलब लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करना भर नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कुछ कायदे कानून को मानना होता है। उन्हें भी संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर काम करना होगा। यह अध्याय लोकतंत्र में संस्थाओं के कामकाज से संबंधित है। हम इसमें समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरह महत्वपूर्ण फैसले करके उन्हें लागू किया जाता है। हम यह भी देखेंगे कि इन फैसलों से संबंधित विवादों को किस तरह सुलझाया जाता है। और इस अध्याय में हम इन फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान केंद्रित करेंगे। आप पहले की कक्षाओं में इन संस्थाओं के बारे में कुछ जानकारी हासिल कर चुके हैं। हम यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन करके कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर ध्यान देंगे। हर संस्था के संबंध में हम यह प्रश्न करेंगे कि वह किस तरह काम करती है, एक संस्था दूसरी संस्था में कैसे जुड़ी है, इनके कामों को क्या चीज़ कम या ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाती है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि किस तरह ये संस्थाएं मिलकर सरकार का काम करती है। कई बार हम इसकी तुलना दूसरी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की इसी तरह की संस्थाओं से करते हैं। इस अध्याय में हमें राष्ट्रीय स्तर की सरकार के कामकाज के उदाहरण देंगे। और राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सरकार को केंद्र या संघ की सरकार भी कहा जाता है। इस अध्याय को पढ़ते हुए आप अपने प्रदेश की सरकार के कामकाज के उदाहरण पर भी नज़र रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग 4.1 में प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। एक सरकारी आदेश 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा जाता है। सभी सरकारी आदेश की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से जाना जाता है। OM नंबर 36/0/12 तारीख 1990 महीना था। कार्मिक, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संयुक्त सचिव ने इस आदेश का दस्तखत किए थे। और यह छोटा सा आदेश मुश्किल से 1 पन्ने का था। अगर आप इसे देखेंगे तो यह एक वैसा ही आम सर्कुलर या नोटिस लगेगा जैसे आपने स्कूल में देखे होंगे। सरकार हर रोज विभिन्न मसलों पर सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन यह आदेश बहुत महत्वपूर्ण था और कई सालों तक विवाद का कारण बना। आइए देखें कि यह निर्णय किस तरह लिया गया है और इसके बाद क्या हुआ। चलिए, इस सरकारी आदेश में एक प्रमुख नीतिगत फैसले की घोषणा की गई। इसमें कहा गया था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियां सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों SEBC के लिए आरक्षित होंगे। अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा जाति मानती है उन्हीं का एक और नाम SEBC सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज है। अब तक नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को ही मिल रहा था। अब SEBC या सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछले वर्गों के लिए तीसरी श्रेणी तैयार की जा रही थी और इनके लिए 27%
का अलग कोटा तैयार किया जा रहा था। अन्य लोग इन 27% नौकरियों के लिए प्रतियोगिता नहीं कर सकते थे। निर्णय करने का अधिकार देखिए, इस ज्ञापन को जारी करने का फैसला किसने किया? जाहिर है कि अकेले उस व्यक्ति ने इतना बड़ा फैसला नहीं किया होगा। जिसके हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर थे वह अपनी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों को लागू करने वाला अधिकारी था। कामक और प्रशिक्षण विभाग के मंत्री ने खुद यह निर्णय नहीं किया होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े निर्णय में देश के सभी प्रमुख अधिकारी शामिल रहे होंगे। अपने पिछली कक्षा में इनमें से कुछ के बारे में पहले पढ़ लिया होगा। अब एक बार फिर इन प्रमुख बिंदुओं पर सरसरी नज़र डालते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। दोस्तों चलिए देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करता है और इनमें से बनने वाले मंत्रिमंडल बैठक में ही राजकाज से जुड़े अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं। संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। फिर देखिए, तो क्या कार्यालय ज्ञापन के फैसले के मामले में ये सब शामिल थे? इसके बारे में पता करते हैं। चलिए, क्या हर सरकारी आदेश एक बड़ा राजनीतिक फैसला होता है? इस सरकारी आदेश में खास बात है दोस्तों, खुद करें, खुद सीखे देखिए। क्या आप, चलिए ये सब देख लेते हैं थोड़ा। ऊपर बताइए कि बातें के अलावा इन संस्थाओं के बारे में पिछली कक्षाओं की और कौन सी बातें आपको याद है, कक्षा में उस पर चर्चा करें। क्या आप अपनी राज्य सरकार द्वारा लिए गए किसी बड़े फैसले को याद कर सकते हैं? राज्यपाल, मंत्रिमंडल, राज्य विधानमंडल और न्यायपालिका किस तरह के निर्णय में शामिल है? दोस्तों चलिए, यह सरकारी आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1969 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। VVI पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। क्या बोला गया? यह सरकार आदेश एक लंबे घटना चक्र का परिणाम था। भारत सरकार ने 1969 में दूसरा पिछड़ा जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। इसी के कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। दोस्तों यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन था बीपीएससी 3.0 में दोस्तों, और बीपीएससी 2.0 में पूछा गया था। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया था। इस आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिश दी। आयोग द्वारा सुझाए गए उपायों में एक सिफारिश थी सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। इस रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों पर संसद में चर्चा हुई। वर्षों तक कई पार्टियां और संसद इसे लागू करने की मांग करते रहे। फिर 1989 का अब आइए बात समझ में, इसलिए वे राजनीति के मंडलीकरण की बात करते हैं। ठीक कहा ना मैंने? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फिर 1989 में लोकसभा चुनाव हुआ। जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया कि सत्ता में आने पर वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेगा। चुनाव के बाद जनता दल की ही सरकार बनी और इसके नेता बीपी मंडल प्रधानमंत्री बने। इसके बाद कई घटनाएं हुई दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले बॉक्स में देखिए लाल कलर में जो दिया गया कार्टून बूझें। सन 1990-91 में आरक्षण पर बहस का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण था कि
विज्ञापनकर्ताओं ने अपने उत्पाद को बेचने के लिए इस विषय को उपयोग किया। क्या आप अमूल के इन होर्डिंग में राजनीतिक घटनाओं और बहसों की ओर कोई इशारा ढूंढ सकते हैं? चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 1 देखिए, नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की दोस्तों। फिर देखिए 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। नेक्स्ट देखिए, अगले दिन प्रधानमंत्री वीपी समूह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। नो रिजर्वेशन फॉर दिस कोटा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, कैबिनेट के फैसले के कामक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया। अब विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से ली। एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OM नंबर 36/012/31/1990 तैयार हो गया दोस्तों। देखिए, अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली और इसके अलावा कई जवाबी प्रदर्शन हुई। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे नौकरियों के हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है साथियों। दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छिनेंगे। अधिक योग्यता होने पर भी उनको नौकरियां नहीं मिलेगी। कुछ लोगों का मानना था कि इससे जातिवाद बढ़ेगा, जिससे देश की प्रगति और एकता पर अवसर होगा। यह निर्णय अच्छा था या नहीं, इस अध्याय में हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। हम इस उदाहरण को यहाँ सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं कि देश में प्रमुख निर्णय कैसे लिए जाते हैं और उन्हें कैसे लागू किया जाता है। फिर इस विवाद का निपटारा किसने किया? आप जानते हैं कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करते हैं। इस आदेश के विरोध ही कुछ लोगों और संस्थाओं ने अदालतों में कई मुकदमे दायर कर दिया। उन्होंने अदालत से इस आदेश को अवैध घोषित करने, लागू होने से रोकने की अपील की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया और इस मुद्दे को इंदिरा साहनी एंड बनाम भारत सरकार मामला कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की दलील सुनी। उन्होंने 1992 में बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार से उसके मूल आदेश में कुछ संशोधन करने का कहा। उसने कहा कि पिछड़े वर्ग के अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने एक और आदेश जारी किया कि यह विवाद सुलझ गया है और तभी से इस नीति पर अमल किया जा रहा है। यहाँ दोस्तों VVI पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका उठाया जाता है बार बार। चलिए हम लोग आगे कहाँ पहुंचे या क्या समझे, चलिए देखते हैं हम लोग।
आरक्षण के मामले में किसने क्या किया? सर्वोच्च न्यायालय। मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का औपचारिक घोषणा की। फिर कैबिनेट। देखिए कैबिनेट आदेश जारी करके घोषणा को लागू किया। और राष्ट्रपति देखिए 27% आरक्षण देने का फैसला किया। राष्ट्रपति अपना मुहर लगाए। सरकारी अधिकारी आरक्षण को वैध करार दिए दोस्तों। चलिए आगे हम लोग राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता दोस्तों। हमने एक उदाहरण देखा कि सरकार कैसे काम करती है। किसी देश को चलाने में इस तरह की कई गतिविधियां शामिल होती है। मिसाल के तौर पर सरकार पर नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको शिक्षा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने की जिम्मेदारी होती है। वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना पुलिस विकास कार्यक्रम पर खर्च करती है। वह विभिन्न कल्याणकारी योजना बनाकर उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। कुछ लोगों को इन्हें लागू करना होता है। अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला भी कोई होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। सबके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाएं, लेकिन गतिविधियां जारी रहें। लिहाजा सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इस तरह व्यवस्थाओं को संस्थाएं कहते हैं। कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम करता है ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह करती है। किसी भी देश में संविधान में प्रत्येक संस्था के अधिकारों को कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। दिए गए उदाहरण में हमने इस तरह के विभिन्न संस्थाओं को काम करते देखा दोस्तों। फिर देखिए आपने स्कूल को चलाने के लिए कौन सी संस्थाएं काम करती है? क्या यह अच्छा होता है कि ज़्यादा स्कूल के कामकाज के बारे में सिर्फ एक व्यक्ति फैसले लेते हैं? चलिए देखते हम लोग आगे। देखिए प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए मंत्रियों द्वारा किए गए फैसलों को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में नौकरशाह जिम्मेदार होते हैं। फिर देखिए सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाया जाता है। ये सर्वोच्च न्यायालय एक बड़ी संस्था है दोस्तों। क्या आप इस उदाहरण में दूसरी संस्थाओं के बारे में सोच सकते हैं? उनकी भूमिका क्या है? संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं है। संस्थाओं के साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं। इनसे नेताओं के हाथ बन सकते हैं। संस्थाओं के कामकाज में कुछ बैठकें, कुछ समितियां और कुछ रूटीन काम होती है। कुछ सामान्य रूटीन होता है। इनके कारण अक्सर काम में देरी और परेशानियां होती है। इसलिए संस्थाओं के साथ कामकाज में परेशानी महसूस की जा सकती है। ऐसे में कोई सोच सकता है कि एक ही व्यक्ति सारे फैसले ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन कायदे कानून और बैठकों की क्या जरूरत है? पर यह सोच लोकतंत्र की बुनियादी भावनाओं को अनुकूल नहीं है। संस्थाओं के कामकाज के तरीकों से जो कुछ परेशानियां होती है या थोड़ा वक्त लगता है वह भी कई मायने में उपयोगी होता है। किसी भी फैसले के लिए पहले अनेक लोगों की राय विचार करने का अवसर मिल जाता है। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता, लेकिन संस्थाएं बुरा फैसला भी जल्दी ले पाना मुश्किल बना देती है। इसी कारण लोकतांत्रिक सरकारें संस्थाओं पर जोर देती है दोस्तों। चलिए हम लोग 4.2 संसद पे पहले चर्चा करते हैं दोस्तों। कार्यालय ज्ञापन के उदाहरण में क्या आपको संसद की भूमिका याद है? शायद नहीं, चूंकि यह फैसला संसद ने नहीं किया था, लिहाजा आपको लग सकता है कि इस फैसले में संसद की कोई भूमिका नहीं है। लेकिन पहले हम कुछ घटनाओं पर नजर डालकर देखते हैं कि उसमें संसद का कहीं कोई जिक्र था। हम उन्हें निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करके याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए मंडल आयोग की रिपोर्ट।
पर मंडल आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा हुई थी, संसद में चर्चा हुई थी दोस्तों। भारत में राष्ट्रपति ने इसका संसद में जिक्र किया था। प्रधानमंत्री ने यह फैसला सीधे संसद में नहीं किया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में हुई चर्चा से सरकार की राय प्रभावित हुई थी और इसकी वजह से सरकार पर मंडल आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ा था। अगर संसद इस फैसले के पक्ष में नहीं होता तो सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं क्यों सरकार यह कदम नहीं उठा सकती थी? आपने पहले की कक्षा में संसद के बारे में जो पढ़ा है उसे याद करके यह कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि अगर संसद ने कैबिनेट के फैसले को मंजूरी ना दी होती तो क्या होता। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र, चलिए यहाँ से दूसरा पॉइंट है दोस्तों, पहले पॉइंट को समझिए। पॉइंट 2 देखिए, दुनिया भर में संसद सरकार चलाने वाले को नियंत्रित करने के लिए कुछ अधिकारियों को प्रयोग करती है। भारत जैसे देश उसे सीधा और पूर्ण नियंत्रण हासिल है। संसद पूर्ण समर्थन की स्थिति में हर सरकार चलाने वाले फैसले कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण होता है। अधिकांश देशों में संसद की मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक पैसे को खर्च किया जा सकता है दोस्तों। सार्वजनिक मसलों, किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा बहस के लिए संसद की सर्वोच्च संघ। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। चलिए थोड़ा कार्टून को भी देखिए। हमें मालूम है जिस पार्टी की सरकार है उसके विचार ही प्रभावी होंगे, और तो संसद में इतनी बहस और चर्चा करने का क्या मतलब है? ये देखते हैं हम लोग। हमें संसद की आवश्यकता क्यों है? हर लोकतंत्र में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की सभा जनता की और सर्वोच्च राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है। भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को संसद कहा जाता है। राज्य स्तर पर इसे विधानसभा कहते हैं। अलग अलग देश में इनके नाम अलग अलग होते हैं, पर हर लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। यह जनता की ओर से कई तरह के राजनीतिक अधिकार का प्रयोग करती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार संसद को है। सबसे बड़ा अधिकार संसद को होता है। कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को विधायिका भी कहते हैं दोस्तों। दुनिया भर की संसदें नए कानून बना सकती है, लेकिन मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है, लेकिन मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून भी बना सकती है। संसद के 2 सदन। चूंकि आधुनिक लोकतंत्र में संसद बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लिहाजा अधिकांश बड़े देशों में संसद की भूमिका और अधिकारों को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। इन्हें चैम्बर या सदन कहते हैं। पहले सदन के सदस्य आमतौर पर सीधे जनता द्वारा चुने जाते थे और जनता की ओर से असली अधिकारों का प्रयोग करते थे। दूसरे सदन के सदस्य अमूमन परोक्ष रूप से चुने जाते हैं और कुछ विशेष काम करते हैं। दूसरे सदन का सामान्य काम विभिन्न राज्य, क्षेत्र और संघीय इकाइयों के हितों की निगरानी करती है दोस्तों। हमारे देश में संसद के 2 सदन हैं। दोनों सदनों में एक राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट उसे बोलते हैं राज्यसभा को दोस्तों, और दूसरे को लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ पीपल किसे कहते हैं? लोकसभा का। और काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं राज्यसभा को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। के नाम से जाना जाता था। भारत का राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, हालांकि यह दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आपने पिछली कक्षा में भारतीय संसद के बारे में पढ़ा। अध्याय 4 में आपको पता चल गया कि लोकसभा का चुनाव कैसे होता है। अब संसद के दोनों सदनों के गठन में प्रमुख अंतर को याद करते हैं। इन मामलों को लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अलग अलग जवाब दीजिए। कुछ सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कुल सदस्यों की संख्या दोस्तों
चलिए, कुल सदस्यों की संख्या आपका 552 होती है दोस्तों। सदस्यों को कौन चुनता है? तो प्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है दोस्तों। उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का दोस्तों। क्या सदन में सदन को हमेशा के लिए भंग किया जा सकता है? वह अस्थायी सदन है। तो ये अस्थायी सदन आपका राज्यसभा होगा दोस्तों। क्या होगा? राज्यसभा आपका अस्थायी सदन होगा। चलिए, लोकसभा बनाम राज्यसभा दोस्तों, दोनों सदनों में से अधिक प्रभावशाली कौन है? तो राज्यसभा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होगा दोस्तों। कभी भंग, कभी कभी अपर हाउस, कभी कभी अपर हाउस, और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, लेकिन राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं दोस्तों। क्यों कहते हैं? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि इसका वन थर्ड तिहाई हर एक वर्ष चुनाव होता है दोस्तों। चलिए आगे आपको मिल जाएगा दोस्तों। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। इसका मतलब नहीं है कि राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा प्रभावशाली होती है। यह महज बोलचाल की पुरानी शैली है और हमारे संविधान में यह भाषा इस्तेमाल नहीं की गई है। हमारे संविधान में राज्यों के संबंध में राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार दिए गए, लेकिन अधिकतर मामले में सर्वोच्च अधिकार लोकसभा के पास है। आइए देखें कैसे। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। इनमें दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठते हैं और सदस्यों की संख्या अधिक होने के कारण इस तरह की बैठक में लोकसभा के विचार को प्राथमिकता मिलने की संभावना रहती है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। राज्यसभा उसे पारित करने के में केवल 14 दिनों की देरी कर सकती है या उनमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, या लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। तीसरा पॉइंट देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। मंत्रिपरिषद को नियंत्रित कौन करता है? लोकसभा दोस्तों। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा बहुमत हासिल हो। अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों के पद छोड़ना होगा। राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, संसद सत्र में दौरान दूरदर्शन और लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाहियों पर रोजाना एक विशेष कार्यक्रम आता है। कार्यवाहियों को देखकर, अखबारों में उनके बारे में पढ़कर निम्न चीजों की सूची बनाएं। संसद के दोनों सदनों के अधिकार, अध्यक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। लोकसभा का एक दिन देखिए दोस्तों, 14वीं लोकसभा कार्यकाल 7 दिसंबर 2004 का 14वीं लोकसभा है दोस्तों। 7 दिसंबर 2004 का एक सामान्य दिन था। आइए इस बात पर गौर करें कि सदन में इस दिन क्या हुआ था। इस दिन की कार्रवाई के आधार पर संसद की भूमिका और अधिकारों की पहचान करें। आप अपनी कक्षा में इस दिन का कार्रवाई का अभिनय करें। 11 बजे विभिन्न मंत्रियों के सदस्य द्वारा पूछे गए करीब 250 प्रश्न जवाब दिए। इन प्रश्नों में शामिल थे कश्मीर के आतंकवादी समूहों से बातचीत बारे में सरकार की नीति क्या है, पुलिस और आम लोगों द्वारा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ किए गए अत्याचारों के आंकड़ा बताएं, फिर बड़ी कंपनियों द्वारा दवाएं अत्यधिक महंगी किए जाने के बारे में सरकार क्या कर रही है। फिर देखिए 12 बजे ढेर सारे सरकारी दस्तावेज चर्चा के लिए पेश किए गए। इन दस्तावेज में शामिल थे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल नियुक्ति के नियम, फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर की वार्षिक रिपोर्ट, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम की रिपोर्ट की लेखा जोखा। फिर देखिए 12:02 में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की पुनर्जीवित करने के बारे में बयान दिया। फिर रेल राज्य मंत्री ने एक वक्तव्य देकर बताया कि स्वीकृति रेल बजट के अतिरिक्त रेलवे को और अनुदान की जरूरत है। फिर देखिए इधर मानव संसाधन विकास मंत्री ने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान
विधेयक 2004 के लिए राष्ट्रीय आयोग की घोषणा की। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके लिए सरकारों को अध्यादेश क्यों लाना पड़ा। 12:14 में कई सदस्यों ने कुछ मुद्दों को उठाया, जिसमें शामिल थे तहलका मामले में कुछ नेताओं के खिलाफ मामला था दोस्तों दर्ज कराने में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का प्रतिशोधात्मक रवैया दोस्तों। फिर नेक्स्ट देखिए, संविधान में एक आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत थी। आधिकारिक भाषा के रूप में राजस्थानी को शामिल करने की जरूरत। आंध्र प्रदेश के किसानों को कृषि मजदूरों की बीमा नीतियों के नवीकरण की आवश्यकता दोस्तों। तो देखिए 2:26 में सरकार द्वारा प्रस्तावित 2 विधेयक पर विचार करके उन्हें पारित किया गया। ये विधेयक थे प्रतिभूति कानून संशोधन विधेयक और दूसरा था प्रतिभूति ब्याज और ऋण वसूली कानून का प्रत्यार्पण संशोधन विधेयक। 4 बजे आखिर में सरकार विदेश नीति और इराक की स्थिति के संदर्भ में स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखने की जरूरत पर लंबी चर्चा हुई है। 7:17 में चर्चा समाप्त हुई। सदन अगले दिन तक के लिए स्थगित हुआ दोस्तों। फोर 4.3 देखिए, राजनीतिक कार्यपालिका दोस्तों। क्या आपको उस सरकारी आदेश की कहानी याद है जिससे हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी? हमने पाया कि जिस व्यक्ति ने इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे उसने यह फैसला नहीं किया था, वह केवल इस नीतिगत फैसले को लागू कर रहा था जिसे किसी और ने किया था। हमने यह फैसला करने में प्रधानमंत्री की भूमिका देखी थी, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि अगर उन्हें लोकसभा का समर्थन नहीं होता तो यह फैसला नहीं कर सकते थे। इस अर्थ में वे संसद की मर्जी को लागू कर रहे थे। इसी तरह किसी भी सरकार के विभिन्न स्तरों पर हमें ऐसे अधिकारी मिलते हैं जो रोजमर्रा के फैसले करते हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि वे जनता के द्वारा दिए गए सबसे बड़े अधिकारों के इस रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन सभी अधिकारियों को सामूहिक रूप से कार्यपालिका के रूप में जाना जाता है। सरकार नीतियों के कार्य रूप देने के कारण इन्हें कार्यपालिका कहा जाता है। इस तरह जब हम सरकार के बारे में बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य आमतौर पर कार्यपालिका से होता है दोस्तों। राजनीतिक और अस्थायी कार्यपालिका देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश में कार्यपालिका के 2 हिस्से होते हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये राजनीतिक व्यक्ति होता है जो बड़े फैसले करते हैं। दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका यानी प्रशासनिक सेवक कहते हैं। लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को सिविल सर्वेंट या नौकरशाह कहते हैं। वे सत्ताधारी पार्टी के बदलने के बावजूद अपने पदों पर बने रहते हैं साथियों। ये अधिकारी राजनीतिक कार्यपालिका के तहत काम करते हैं और रोजमर्रा के प्रशासन में उनकी सहायता करते हैं। क्या आप कार्यालय ज्ञापन के इस मामले में गैर राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका बता सकते हैं? आप पूछ सकते हैं कि राजनीतिक कार्यपालक को गैर राजनीतिक कार्यपालक से ज्यादा अधिकार क्यों होता है? मंत्री किसी नौकरशाह से ज्यादा प्रभावशाली क्यों होता है? नौकरशाह अमूमन अधिक शिक्षित होते हैं और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। वित्त मंत्रालय में काम करने वाले सलाहकारों को अर्थशास्त्र की जानकारी वित्त मंत्री से ज़्यादा हो सकती है। कभी कभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के अधीनस्थ मामले की तकनीकी जानकारी बहुत कम हो सकती है। रक्षा, उद्योग और स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान एवं मंत्रालयों में ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों है? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है। मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री सारे फैसले करते हैं। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्य को तय करते हैं जिससे नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी भी मंत्री में अपने मंत्रालय के मामले का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। सभी तकनीकी मामले पर मंत्री विशेषज्ञ की सलाह लेता है, लेकिन विशेषज्ञ अक्सर अलग राय रखते हैं या फिर वे एक से अधिक विकल्प मंत्री के सामने पेश करते हैं।
मंत्री अपने उद्देश्यों के मुताबिक ही निर्णय लेते हैं दोस्तों। दरअसल ऐसा हर बड़े संगठन में होता है कि जो पूरे मामले को भली भांति समझते हैं और वे सबसे महत्वपूर्ण फैसले करते हैं। विशेषज्ञ नहीं करते हैं, विशेषज्ञ रास्ता बता सकते हैं, लेकिन व्यापक नजरिया रखने वाला व्यक्ति मंजिल के बारे में फैसला करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित मंत्री इसी व्यापक नजरिए वाले व्यक्ति की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद देखिए, इस देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है, फिर भी प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है साथियों। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की से राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत वाली पार्टियों के गठबंधन के नेता कोई प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, जिससे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कार्यालय तय नहीं होता है, तब वह तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उस पार्टी का गठबंधन के होते हैं जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है, बशर्ते वे संसद में सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति भी मंत्री बनाए जा सकते हैं जो संसद सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति का मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों के किसी एक का सदस्य चुना जाना जरूरी है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए थोड़ा फिगर को भी देखिए। अटेंशन एंड द सब्सक्रिप्शन दोस्तों। शंकर डोंट स्पेयर मी चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट दोस्तों से लिया गया ये फोटो दोस्तों। देखिए मंत्रिपरिषद उस निकाय का सरकारी नाम है मंत्रिपरिषद दोस्तों, जिसमें सारे मंत्री होते हैं। इसमें अमूमन विभिन्न स्तरों के 60 से 80% मंत्री होते हैं। नेक्स्ट देखिए कैबिनेट मंत्री अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद शीर्ष समूह होता है। इसमें करीब 25 मंत्री होते हैं दोस्तों। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालय के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। क्योंकि सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलाकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक है दोस्तों। चलिए देखिए थोड़ा फिर कार्टून में देखिए। मंत्री बनने की होड़ में नई नहीं है। यह कार्टून 1962 के बाद नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की बेचैनी दर्शाता है। राजनेता मंत्री बनने के लिए इतने बेचैन क्यों रहते हैं? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा चलिए हम लोग आगे पेज पर देखते हैं। नहीं, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही लिए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट के रूप में कहा जाता है। सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसले की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग को ही, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता है। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखिए इधर फिगर देखिए। इस कार्टून में अपनी लोकप्रियता की उफान वाले 1970 के दशक में शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी को कैबिनेट की बैठक करते दिखाया गया है। क्या आपको लगता है कि उनके बाद बने किसी प्रधानमंत्री को इसी आकार या रूप में दिखाते हुए कार्टून बनाया जा सकता है? देखिए यहाँ इंदिरा गांधी बैठी हुई है दोस्तों और ये सब उसका मंत्री परिषद है दोस्तों।
चलिए इस साइड देखते हैं हम लोग। खुद करें खुद सीखें। केंद्र और अपने राज्य सरकार के 5 कैबिनेट मंत्रियों और उनके मंत्रालय के नाम बताएं। अपने शहर के नगर निगम पालिका प्रमुख या अपने जिले के जिला परिषद अध्यक्ष से मिले और उनसे पूछें कि वे अपने शहर में जिले की प्रशासन किस तरह चलाते हैं। प्रधानमंत्री के अधिकार देखिए। प्रधानमंत्री का अधिकार संविधान में प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध में बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते प्रधानमंत्री को व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। दोस्तों आर के लक्षण द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पेपर का कटिंग है। दोस्तों चलिए, कर्ता विभागों के विवादों के मामले में उसका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की समान निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। प्रधानमंत्री, लोग आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनरावर्तन करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। इस तरह भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है। जो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों का भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोगियों की तुलना में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्तियों के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार में प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक सीमित हुए। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों गुटों के साथ गठबंधन की साझेदारियों की राय भी माननी होती है। इसके अलावा उसे गठबंधन के साझेदारी और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हीं के समर्थन के आधार पर सरकार टिकी हुई होती है। राष्ट्रपति देखिए, एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं और राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र की प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में भी कहीं यही बात लागू होता है। अगर आप संविधान को सरसरी तरह पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ना कर सके। सारी सरकारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। सारे कानून, सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी नाम से जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। वह भारत में मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च
रुक जाइए, थोड़ा कार्टून को देखिए। इस सवाल से तो मेरा दिमाग ही चकरा गया। जब कोई महिला राष्ट्रपति बनेगी तो क्या उसे राष्ट्रपति कहना ठीक होगा, या हमारी भाषा मर्दों ने बनाई है? चलिए हम लोग आगे देखते हैं। लोकतंत्र के लिए कैसा प्रधानमंत्री होता है? ऐसे जो केवल अपनी मर्जी से काम करता है, ऐसा जो दूसरी पार्टी और व्यक्तियों से भी सलाह लेता है। रामनाथ कोविंद हैं दोस्तों। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 30 मई 2019 को राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाते हैं। देख लीजिए, फिगर भी थोड़ा थोड़ा देखिए आप लोग। तो देखिए, न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों में राजदूतों आदि को नियुक्त करना है। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों समझौते उसी नाम से होते हैं जो भारत के रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर यानी राष्ट्रपति ही होता है दोस्तों। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए कर सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा उसे पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति करता क्या है, तो क्या वह अपने विवेक से कुछ कर सकता है? यह महत्वपूर्ण चीज है जो उसे स्वविवेक से करनी चाहिए। प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेते हैं तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता है और उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन का लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है और वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है। ऐसे मामले में राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा बहुमत साबित करने के लिए कहता है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली देखिए। दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासनाध्यक्ष नहीं होता। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और वह सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वहीं अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्त करता है। कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है और अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है। और यहाँ दोस्तों कानून बनाने का काम अभी भी विधायिका करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस की बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती है और ना ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और अपने पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल लातीनी अमेरिका के अनेक देश और सोवियत संघ के हिस्सा रहे कई देशों ने अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद की सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली भी शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है साथियों। देखिए, इलिमिया अन्नाकुटी मेरी मॉल राष्ट्रपति के विषय वाले हिस्से को पढ़ती है तो वे तीनों एक सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। क्या आप उन्हें उनके सवालों का जवाब दे सकते हैं? देखिए, इलिमिया कहती है अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी नीति पर असहमत हो तो क्या होगा? प्रधानमंत्री विचार हमेशा प्रभावी होगा।
अन्नाकुटी बोलती है, मुझे यह बेतुका लगता है, सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति होते हैं तो वह एक भारी बंदूक भी नहीं उठा सकते, उन्हें कमांडर बनने में क्यों तुक है। मेरी मॉल कहती है, मेरा सवाल यह है कि अगर असली अधिकार प्रधानमंत्री के पास ही है तो राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों है। चलिए न्यायपालिका देखते हैं हम लोग। इस बारे में भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इस बार कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कहानी कितनी अलग हो सकती है। यदि याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया, उसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय कुछ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट देखिए, सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्रवाई को आंकने का अधिकार नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय तो होता है पर उसके पास सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, उसे अधिकार होता है मगर सर्वोच्च न्यायालय से कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं करता है। भले ही वह निष्पक्ष फैसला सुना देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले फैसले को नहीं मानते। खुद करें खुद सीखें। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के किसी बड़े फैसले से जुड़ी खबरों पर गौर करें। मूल फैसला क्या था और क्या अदालत ने उसने बदलाव कर दिया, इसका कारण क्या दिया गया। देखिए, इसी वजह से लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना गया है दोस्तों। और देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूदा अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग। पहले बॉक्स में देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में न्यायाधीशों को उनके राजनीतिक विचार और दलीय जुड़ाव के आधार पर नियुक्त करना एक आम बात। यह है काल्पनिक विज्ञापन वहां सन 2005 में एक कार्टून के रूप में छापा। उस समय राष्ट्रपति बुश अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय में मनोनयन के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर रहे थे। यह कार्टून न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में क्या कहता है। हमारे देश में कई तरह के कार्टून क्यों नहीं छपते, क्या यह हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दर्शाता है दोस्तों। तो देखते हैं, इस काल्पनिक विज्ञापन में लिखा है, आवश्यक है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की कोई पूर्ण अनुभव जरूरी नहीं है। कुछ टाइपिंग आना आवश्यक है। वह बिना हिचकाए ऐसी बातें कह सकते हैं कि मैं अभी तक जितने लोगों से मिला हूँ उनमें राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सबसे अधिक प्रभावशाली थे। कोई भी बाहरी व्यक्ति आवेदन ना करे। वांटेड सुप्रीम कोर्ट जस्टिस, नो एक्सपीरियंस नेसेसरी प्लेस। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। कहा जाता है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है दोस्तों। कैसी न्यायपालिका भारत में एकीकृत है दोस्तों। VVI पॉइंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उनका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद की सुनवाई कर सकता है। देखिए कौन कौन है। देश के नागरिक के बीच दोस्तों, इन नागरिकों को सरकार के बीच, फिर 2 या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच हो, और केंद्र और राज्य सरकार के बीच। ये सब विवाद सुप्रीम कोर्ट देख सकते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। फौजदारी और दीवानी मामलों और फौजदारी के अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। यह उच्च न्यायालय के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है दोस्तों। ये भी ध्यान रखिए, उच्च न्यायालय के खिलाफ भी फैसला सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। न्यायपालिका स्वतंत्र का मतलब है, न्यायपालिका जो इंडिया में स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब है कि वह विधायिका या कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। इसी वजह से अभी आधुनिक लोकतंत्र में
अदालतें विधायिका और कार्यपालिका के अधीन नहीं होती है। भारत ने इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के न्यायाधीश के मशविरे से नियुक्त करता है। व्यवहारिक तौर पर अब इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के नए न्यायाधीशों को चुनते हैं। इसमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम है। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कोई अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। एक बार किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसके पद से हटाना लगभग असंभव है दोस्तों, हो जाता है। इसे हटाना भारत के राष्ट्रपति के हटाने जितना मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग दो तिहाई बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र में ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ। भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। और इस तरह जब इनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांत को बदल नहीं सकती है। संसद जो है संविधान के मूलभूत सिद्धांत को बदल नहीं सकती है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों की रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान में मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। हर हाल में वर्षों में अदालतों में सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचाने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका PIL इसे ही कहते हैं दोस्तों, PIL कहते हैं। अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति को दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफी विश्वास हासिल होता है। देखिए संदर्भ में एक कारण देखकर समझाइए कि भारतीय न्यायपालिका किस तरह स्वतंत्र है दोस्तों। न्यायाधीशों की नियुक्ति, न्यायाधीशों को पद से हटाना न्यायपालिका का अधिकार दोस्तों। देखिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री जस्टिस S.A. हेगड़े 25 जुलाई 2017 को नई दिल्ली में संसद के केंद्रीय सभागार में श्री रामनाथ कोविंद को भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हुए, देखिए हेगड़े ये शपथ दिला रहे हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखिए गठबंधन सरकार दोस्तों, गठबंधन सरकार देखिए, गठबंधन सरकार का कार्यकाल क्या होता है। विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से बनी सरकार दोस्तों। कार्यपालिका देखिए, कार्यपालिका में क्या होता है, व्यक्तियों का ऐसा निकाय जिसके पास देश के संविधान और कानून के आधार पर प्रमुख नीति बनाने और फैसले करने और उन्हें लागू करने का अधिकार होता है, उसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं। सरकार देखिए किसे कहते हैं, सरकार कहते हैं हम लोग संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जन जीवन सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने, लागू करने और उनकी व्याख्या करने का अधिकार होता है। व्यापक अर्थ में सरकार किसी देश के लोगों और संसाधनों को नियंत्रित और उनकी निगरानी करता है, उसे सरकार कहते हैं। न्यायपालिका देखिए, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक
एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है, उससे हम लोग न्यायपालिका कहते हैं। विधायिका देखिए न्यायपालिका फिर से देखिए, BVI है दोस्तों, एक राजनीतिक संस्था जिसके पास न्याय करने और कानूनी विवादों के निपटारे का अधिकार होता है। देश की सभी अदालतों को एक साथ न्यायपालिका के नाम से पुकारा जाता है। और विधायिका उसे कहते हैं जनप्रतिनिधियों की सभा जिनके पास देश के कानून बनाने का अधिकार होता है। कानून बनाने के अलावा विधायिका कुछ कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे वित्त विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार होता है, उसे हम लोग विधायिका कहते हैं। फिर देखिए कार्यालय ज्ञापन, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पत्र जिसमें सरकार के फैसले और नीति के बारे में बताया जाता है। राजनीतिक संस्था देखिए, देश की सरकार और राजनीतिक जीवन के आचार को नियमित करने वाली प्रक्रिया को समूह कहते हैं, उसे राजनीतिक संस्था कहते हैं। आरक्षण देखिए, भेदभाव की शिकार, वंचित और पिछड़े वर्ग लोगों और समुदायों के लिए सरकारी नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में पद या सीटें आरक्षित करने की नीति को आरक्षण कहते हैं। राज्य देखिए, निश्चित क्षेत्र में फैली राजनीतिक इकाई जिसके पास संगठित सरकार हो, घरेलू तथा विदेश नीतियों को बनाने का अधिकार हो। सरकार बदल सकती है पर राज्य बना रहता है। बोलचाल की भाषा में देश और राष्ट्र और राज्य समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। राज्य शब्द का एक अन्य प्रयोग किसी देश के अंदर प्रशासनिक इकाइयों प्रांतों के लिए भी होता है। इसका अर्थ में राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में कहे जाते हैं दोस्तों। चलिए आपका यहाँ से क्वेश्चन आंसर है दोस्तों, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया साथियों। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों अपने भाइयों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।